नमस्कार, मैं दीप्ति और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। आइए शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक की, पर उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में नंबर 1 बने योगी आदित्यनाथ। सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब किया हासिल। लखनऊ में पहली बार होगा अनोखा फुटबॉल मुकाबला। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच 2 सितंबर को खेला जाएगा मैच। यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने तैयार किया ऐप। यूपी के 56 जिलों के उद्यमियों की समस्याएं हल करेगा ये ऐप। गंगा को निर्मल बनाने के लिए आगे आया डेनमार्क। वाराणसी में स्थापित हुई स्मार्ट प्रयोगशाला। लोगों की थाली में केमिकल फ्री दाल परोसने की कवायद हुई शुरू। दलहन की प्राकृतिक खेती पर कृषि मंत्रालय का जोर। यूपी में बड़े निवेश की तैयारी में ऑस्ट्रेलिया। राजनयिक फिलिप ने सीएम योगी से की मुलाकात और कृषि, डेयरी और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में दिखाया इंटरेस्ट। कानपुर में स्थित छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के लाइफ साइंस विभाग ने किया नया शोध और इस शोध के बाद से ही अब भूसे से चार्ज होंगे इलेक्ट्रिक डिवाइस। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से मूड ऑफ द नेशन सर्वे में देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का खिताब हासिल किया है। यह सर्वे 1.36 लाख से अधिक लोगों के बीच किया गया, जिसमें 33% से अधिक जनता ने योगी को सर्वश्रेष्ठ माना है। यह योगी आदित्यनाथ की लगातार तीसरी बार इस शीर्ष स्थान पर पहुंचने की उपलब्धि है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले 7.5 साल में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किए हैं। उनके बुलडोजर मॉडल और यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से प्राप्त 40 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवाबों के शहर लखनऊ पहली बार 2 परंपरागत प्रतिद्वंदी फुटबॉल टीमों मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच जोरदार मुकाबले का गवाह बनेगा। यह मुकाबला आगामी 2 सितंबर को राजधानी के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में खेला जाएगा। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच 2 सितंबर को होने वाले इस मुकाबले की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। यह मैच सफेद रोशनी में खेला जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मुकाबले में मौजूद रहेंगे। लखनऊ में पहली बार देश की 2 बड़ी फुटबॉल टीमों के बीच मुकाबला खेला जाएगा और इसमें 10,000 से अधिक दर्शकों के जुटने की संभावना है। मुकाबले की तैयारियों के तहत स्टेडियम में हाल ही में लगी फ्लड लाइट का परीक्षण भी शुरू किया गया और इसके अलावा खिलाड़ियों के लिए ड्रेसिंग रूम और अन्य सुविधाओं का प्रबंध भी किया जा रहा है। चलते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में ऐसे उद्यमी हैं जिन्हें आए दिन ही उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यूपीसीडा से कोई न कोई काम पड़ता है। पिछले कुछ समय से प्रदेश के कई शहरों से उद्यमी अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर लखनपुर स्थित मुख्यालय में पहुंचते थे, जहां उन्हें बाबुओं व कार्यालयों के चक्कर काटने पड़ते थे। लेकिन डिजिटल होती दुनिया के बीच अब यूपीसीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने ऐप तैयार कराकर 56 जिलों के 40,000 से अधिक उद्यमियों को बड़ी राहत दे दी है और अब किसी भी उद्यमी को अपना शहर छोड़कर परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूपीसीडा की 30 से अधिक ऑनलाइन सुविधाओं का लाभ वे अब ले सकते हैं और जिस तरह अपने रोजमर्रा के कामों के लिए उद्यमी विभिन्न मोबाइल एप्लीकेशंस का उपयोग करते हैं, ठीक वैसे ही यूपीसीडा ऐप का लाभ भी लिया जा सकता है। बढ़ते अगली खबर की ओर। गंगा और अन्य नदियों को स्वच्छ और निर्मल बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की कड़ी में भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी हुई है, जिसके तहत वाराणसी को स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य वरुणा नदी का संरक्षण करना है। यह साझेदारी भारत सरकार के जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और डेनमार्क सरकार के बीच एक अनूठी त्रिपक्षीय पहल है, जिसका उद्देश्य छोटी नदियों के संरक्षण और प्रबंधन में उत्कृष्टता लाना है। जल शक्ति मंत्रालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार एसएलसीआर का उद्देश्य दोनों देशों की विशेषज्ञता का लाभ उठाकर और सतत दृष्टिकोण अपनाकर वरुणा नदी का संरक्षण करना है। इसके उद्देश्यों में सरकारी निकायों, शैक्षणिक संस्थानों और स्थानीय समुदाय के लिए अभिज्ञान साझा करने के लिए और स्वच्छ नदी जल के लिए समाधान विकसित करने के वास्ते एक सहयोगी मंच बनाना भी शामिल है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कानपुर स्थित भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान दलहन की प्राकृतिक खेती करने के लिए एक मॉडल खेत तैयार कर रहा है, जिसमें नेचुरल तरीके से दलहन की खेती करने पर रिसर्च किया जाएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने कृषि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ मिलकर केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स के दुष्प्रभावों पर चर्चा की, जिसके तहत यह तय किया गया कि प्राकृतिक खेती को ही अब बढ़ावा दिया जाएगा, भले ही फसलों का उत्पादन कम हो। ऐसे में IIPR के अंदर ही 1 हेक्टेयर एरिया में पहली बार वैज्ञानिक मॉडल खेत तैयार करेंगे। 1 महीने के अंदर ही यह कवायद शुरू हो जाएगी और पहली बार ऐसा होगा जब कैंपस के अंदर प्राकृतिक खेती कर दलहनी फसलों को उगाया जाएगा। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। निवेश की संभावनाओं को तलाशने ऑस्ट्रेलियाई राजनयिक फिलिप ग्रीन ने प्रतिनिधिमंडल के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत संभावनाएं हैं और ऑस्ट्रेलियाई कंपनियां इन संभावनाओं को विस्तार देने के लिए उत्साहित है।
यहाँ के कृषि खाद्य प्रसंस्करण सेक्टर को मजबूत करने में ऑस्ट्रेलिया अच्छा सहयोग करना चाहता है और इस मौके पर ऑस्ट्रेलिया के उच्चायुक्त फिलिप ग्रीन ने प्रतिनिधिमंडल में शामिल कंपनियों की खूबियों के बारे में मुख्यमंत्री को जानकारी दी। फिलिप ग्रीन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का समृद्ध इतिहास रहा है। उत्तर प्रदेश इन संबंधों को और मजबूत बनाने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। और अब चलते हैं अगली खबर की ओर। छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के लाइफ साइंस विभाग में फैकल्टी डॉक्टर राकेश शर्मा की ओर से किए गए शोध से कमाल हो गया है। भूसे से एथेनॉल तो तैयार हुआ ही है, इसके साथ साथ जो एनर्जी उत्पादित हुई जिससे इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को चार्ज करने में जहां मदद मिली, भूसे का 40 से 50% भूसा एनिमल फीड के लिए भी उपयोग में आ गया। डॉक्टर राकेश का दावा है कि उनका शोध सबसे अलग है जिसमें कई परिणाम एक साथ सामने आए हैं। भूसे से एथेनॉल बनाने में बहुत कम समय लग रहा है क्योंकि उन्होंने बैक्टीरिया व फंगस का कॉम्बिनेशन लिया है। जितने समय में सेल्यूलोज से ग्लूकोज और फिर ग्लूकोज से एथेनॉल बन रहा है, उससे जो एनर्जी उत्पादित हो रही है उसका उपयोग हम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की चार्जिंग में कर रहे हैं। और अब चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ अन्य अहम खबरों पर। श्रीलंका सरकार ने 22 अगस्त को 35 देशों के नागरिकों को 6 महीने के लिए वीजा फ्री यात्रा की अनुमति देने की घोषणा की है। इनमें भारत, ब्रिटेन और अमेरिका सहित कई प्रमुख देश शामिल हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने गुरुवार 22 अगस्त को दूध और मिल्क प्रोडक्ट की पैकेजिंग में A1 और A2 प्रकार के दावों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही ऐसी लेबलिंग को भ्रामक बताया। यह निर्देश ई-कॉमर्स कंपनियों सहित सभी फूड बिजनेस करने वाली कंपनियों के लिए है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 अगस्त को 33 लोगों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया। बायोकेमिस्ट गोविंदराजन पद्मनाभन को साइंस के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए विज्ञान रत्न अवार्ड मिला। वहीं इसरो की चंद्रयान टीम को विज्ञान टीम अवार्ड से नवाजा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 अगस्त को 2 दिवसीय दौरे पर पोलैंड के लिए रवाना हो गए हैं और पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा है। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। बुधवार 21 अगस्त को 700 मेगावाट के दूसरे स्वदेशी न्यूक्लियर रिएक्टर की पूरी क्षमता से ऑपरेशन शुरू हो गया है। यह रिएक्टर गुजरात में है और इसका नाम काकरपारा परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। तो बस आज कार्यक्रम में इतना ही और कार्यक्रम में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की।